अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम न्यू रीजन्स के कुछ एमएसके इंजरीज, स्पोर्ट इंजरी डिस्कस करेंगे, रिस्ट, हैंड और फिंगर इंजरीज। इंशाल्लाह ये लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाए हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्बो की रीजन्स की जो एमएसके है, स्पेसिफिकली एमसीएल इंजरीज जो है डिस्कस करेंगे। इसमें ज्यादातर जो इंजरीज हमने सेलेक्ट की हैं इसमें इस लेक्चर में, दे आर कंसर्न विद स्पोर्ट इंजरीज। तो स्पोर्ट इंजरीज और ये एमएसके इंजरीज दोनों इसमें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इफ देयर वाज अगर स्पेयर वीक था हमारे पास, तो उसमें हम ओवरऑल स्पोर्ट्स इंजरीज, जो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है रीजन वाइज, वो भी डिस्कस करेंगे, बट दैट डिपेंड ऑन द टाइम। सो यहाँ पे हम इनिशियली बात करेंगे रिस्ट को, फिर सेकंड सेक्शन में हम हैंड की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो है हम डिजिट्स की जो इंजरीज है इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसमें हम असेसमेंट डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफली जितनी भी कॉमन इंजरीज हैं इन दिस रीजन, दिस रिस्ट कॉम्प्लेक्स, उसमें उसको हम जो है उसको टच करें। रिस्ट एंड हैंड, दे आर वन ऑफ दोज रीजन जो स्पोर्ट्स में बहुत कॉमनली जो है इंजर्ड होते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, ऑलमोस्ट द हैंड्स आर इन्वॉल्व, एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज अकाउंट फॉर अप टू 15% of all hand injuries. And among them, the distal radial fracture and the scaphoid fracture, they are the most common injuries. The distal radial fractures, they are in the emergency department, and scaphoid fractures, they are also very common, but they depend on which type of sports we have. इन दोनों में अगर हम फिर कंपैरिजन कर ले तो स्किपाइड फ्रैक्चर जो है या स्किपाइड फ्रैक्चर को अगर हम स्किपाइड इंजरीज या पैथोलॉजी जो है कहें, क्योंकि देयर इज नॉट ओनली द फ्रैक्चर ऑफ द स्किपाइड, बल्कि इसकी डिसोसिएशन भी हो सकती है, इसकी डिसलोकेशन भी हो सकती है, इसकी इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है. So all the scaphoid pathologies, they are these group of pathologies, they are the most common pathologies among the entire wrist complex. अच्छा, wrist complex से मुराद क्या है? एक तो wrist joint है जिसमें हम ये टू रोज जो है वो आते हैं. wrist complex में जो है इसमें द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट ये भी आ जाती है, इसमें अपनी जो wrist joint ये भी आती है, और साथ जो है हैंड की जो मेटाकार्पल्स है और ये भी जो है उसमें आ जाती है. ये तमाम रीजन को कहा जाता है द रिस्ट कॉम्प्लेक्स. फिर अगर हम इसमें रिस्क फैक्टर की तरफ बात करें तो मेन जो है दे आर मोर लाइकली टू सस्टेन अ हैंड और रिस्ट इंजरी एज कम्पेयर टू द वुमेन. और फिर अगर एज की बात की जाए, सो चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एज दे आर, their skeleton is immature, and there is more chances of injury among them. So as compared to the adult sportsmen and adult population, children and adolescents, they are very susceptible for the wrist injury. Injuries to the hand and wrist range from acute traumatic fracture, which may occur on the field, which may occur in the daily life, as well as uh, such injuries which may occur during the football, hockey, or the snowboarding. The overuse condition, or which we can say the chronic injuries, which occur in the racket sports, golf, and gymnastics. So, ऑलरेडी आपकी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में आपने डिस्कस किया होगा कि इंजरीज जो हैं, ये जितने भी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, दे कैन बी ईदर ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक या ए ट्रॉमेटिक. ए ट्रॉमेटिक जितनी भी इंजरीज होती हैं वो ग्रेजुअली उनकी जो अनसेट होती हैं वो ग्रेजुअली होती हैं. मीन या तो एक सपोज एक प्लेयर है, एक एथलीट है, और वो अनकस्टमाइज्ड गेम खेलते हैं, ट्रेनिंग लेता है, और या जो है हर बार जो है वो जरूरत से जितना उनकी ट्रेनिंग है उससे ज्यादा स्पोर्ट्स लेता है. सो उससे उसकी जॉइंट्स, उसके टेंडन, उसकी जो स्टैटिक स्टेबलाइजर, डायनामिक स्टेबलाइजर, दोनों पे जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, और यही जो है स्ट्रेस जो है आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो टीयर्स, खास करके दैट माइक्रो टीयर्स देन that will lead to the macro tear. तो इसको ग्रेजुअल या वी कैन से दैट द क्रोनिक कंडीशंस कह सकते हैं. एक्यूट ट्रम जिसमें फ्रैक्चर आ सकते हैं, डिसलोकेशन आ सकते हैं, एवल्जन
फ्रैक्चर, एवल्जन इंजरीज आ सकते हैं, या जो है टेंडन स्प्रेन एज वेल एज द स्ट्रेन, ये उस भी आ सकते हैं। तो दोनों केसेस जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं रिस्ट में, बोथ द ट्रॉमेटिक एज वेल एज द नॉन ट्रॉमेटिक या ए ट्रॉमेटिक, दोनों जो है उसमें होते रहते हैं। लाइक फिंगर ट्रामा इज कॉमन एंड द बॉल हैंडलिंग, जिस तरह की उसमें होता है, बास्केटबॉल में बहुत कॉमन होता है कि वहां पे जो है ये स्पेसिफिकली इन द जो जो लास्ट डीआईपी है, डिस्टल इंटरपिलेंजियल जॉइंट, उनकी इंजरीज जो हैं बहुत कॉमन होती हैं बॉल ऐसे बास्केटबॉल में। एंड एज वेल एज रॉक क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स पे, वहां पर भी जो है चूंकि डिजिट्स की यूज ज्यादा होती है फॉर दैट जस्ट क्लाइंबिंग एंड जस्ट ग्रिपिंग दो स्टोन्स कॉर्नर्स। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में जो है ये डिजिट्स या जो फिंगर ट्रामा है ये बहुत कॉमन होते हैं। If wrist, hand, and finger injuries are not treated appropriately, so obviously uh, there may be some adverse effect, and usually ऐसे cases में बहुत कम मामूली सी जो इंजरी होती है they may lead towards to secondary injuries, और secondary injuries पर ऐसे में हो जाते हैं कि इससे उसकी न सिर्फ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो जाती है, बल्कि उसकी प्रोग्नोसिस जो है ये भी बहुत पुअर हो जाती है। सो दैट्स वाई ऐसे में और अक्सर मसला क्या होता है इस तरह की इंजरीज में, एथलीट्स होते हैं या नॉर्मल डेली लाइफ में भी जब इंजरीज हो जाती है तो चूंकि हम समझते हैं कि ये एक स्मॉल इंजरी है, एक इतनी लार्ज नुईद की नहीं है, जस्ट ठीक हो जाएगा, एक बैंडेज जो है हम उसकी कवर कर लेते हैं, जिन वी इग्नोर इट एंड वी कंटिन्यू और डेली एक्टिविटीज। हालांकि यही जो उसमें इंजरीज होती है दैट मे बी दैट दैट सीरियस, बट इफ दैट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, जो अक्सर इसको ट्रीट नहीं किया जाता बल्कि उसको बस सिर्फ इमोबिलाइज किया जाता है, और फिर जो है इसकी भाई ये खुद ठीक हो जाएगा, इट इज जस्ट अ स्मॉल इंजरी। आगे यही इंजरी जो है फिर ये बिकम मच लार्जर इंजरीज, एंड उसकी consequences जो है बहुत नेगेटिव आते हैं, which may lead to the delay in the healing process, which may lead toward the secondary injuries as well. That's why daily life में not only in the sports, if there is any injury to this area, तो उसको उसी टाइम जो है appropriate treatment देनी चाहिए, rather than just ignoring and just keeping them immobilized that they will be recovering itself जो है ये रिकवर हो जाएगा। In clinical practice, patient can present with either acute wrist injury, usually as a result of fall on the outstretched hand, or because of the long-term chronic subacute wrist pain, जिस तरह हमने डिस्कस कर दिया कि ट्रॉमेटिक भी हो सकती है और सम टाइम इस तरह भी हो सकता है कि उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है ये बहुत पहले से जो है ये आंसर में शामिल होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी इंजरी जो है ये बढ़ती जाती है। इनिशियली माइट बी देयर आर नो सम सिम्टम्स, और फिर अगर ये माइल्ड सिम्टम्स अगर आ जाते हैं सो द लीड उसको इग्नोर कर देता है, और फिर ये उसकी ट्रीटमेंट तब ले लेता है व्हेन द सिम्टम्स जो है ये बहुत सिवियर हो जाते हैं। सो अमूमन यही एक हिस्ट्री होती है कि वाई द क्रोनिक इंजरीज जो हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, सम टाइम उसकी प्रोग्नोसिस भी इतनी नहीं होती अच्छी। ऑन द अदर हैंड जितनी भी एक्यूट इंजरीज होती हैं उनकी जो है प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, और वो जो एस्टिमेटेड टाइम होते हैं उनकी जो रिकवरी रिलेबिलिटी होती है ये बहुत हाई होती है। अब जितनी भी इंजरीज हैं एक्यूट रिस्ट इंजरीज में, इसमें मल्टीपल एक्सिस मूवमेंट जो है ये रिस्ट में होते हैं। सो ये क्लियर आपको या क्लियर करना जरूरी है कि डिफरेंट मूवमेंट जो हमारे रिस्ट में होती हैं ये कौन सी जॉइंट में होती है। सो वी हैव द फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रेडियल एंड ulnar deviation. These both movements they occur at the radiocarpal joints, specifically the प्रॉक्सिमल रो, क्योंकि डिस्टल रो जो है जो विच इज यानी फर्स्ट एंड सेकंड रो जो है जिसको हम डिस्टल रो, वो इमोबाइल होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, वो बिल्कुल आप ये समझिए कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। सो रेडियो कार्पल जॉइंट से मुराद यहाँ पे एक फर्स्ट रो ऑफ द कार्पल बोन्स एंड द रेडियस, इन दोनों जॉइंट्स में स्पेसिफिकली
इस कार्पल में जो दो बोन्स है विच आर द ल्यूनेट एंड द दैट स्किपाइड, सो पर्टिकुलरली ही दो मोमेंट जो हैं दे मेक द जॉइंट विद द रेडियस। बाकी जो ट्राइक्वेट्रम एंड फिस्टिफार्म है जो इसमें दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द जॉइंट विद द रेडियस। तो रेडियो कार्पल जॉइंट से मुराद रेडियस प्लस द टू बोन्स विच आर द स्किपाइड एंड ल्यूनेट। इन तीनों बोन्स की जो जॉइंट है इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होती है और रेडियल अनलर डिविएशन भी इसमें होती है। ऑन द अदर हैंड जो सुपिनेशन प्रोनेशन होती है ये फिर जो है कार्पल बोन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। दोनों रोज चाहे फर्स्ट रो है सेकंड रो है प्रॉक्सिमल या डिस्टल है ये दोनों जो है एज नॉन कंट्रीब्यूटरी जो है उसमें होते हैं और मोस्टली द एंटायर मोमेंट दे आकर बिटवीन द बोथ द डिस्टल एंड द प्रॉक्सिमल। यहाँ पर आप देखिए जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है दिस इज द पार्ट ऑफ द एल्बो कॉम्प्लेक्स और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट इज पार्ट ऑफ द रिस्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ड्यूरिंग द सुपिनेशन प्रोनेशन चूंकि उसमें एंटायर रेडियस एंड अल्नर जो है इसकी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है दैट्स व्हाई बोथ द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जॉइंट्स दे आर इन्वॉल्व। Intercarpal ligament injuries, they are becoming more frequently recognized if they are not treated appropriately, including the surgical repair we indicated may result in the long-term disability. जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि न सिर्फ ये कि डिसेबिलिटी बल्कि उसकी जो रिकवरी जो है ये भी डिले हो जाती है और प्लस सेकेंडरी इंजरीज जो है उसकी वजह से हो सकते हैं। जैसी मिसाल एक्सटर्नल लीजन जो है स्टेनल लेजन जो है ये उसमें होती हैं ये यूसीएल जो लिगामेंट होती हैं यहाँ पे थंब के साथ। तो अगर यूसीएल को अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो उसकी कुछ बात जो है इसमें एक और इजाफा हो जाता है यानी सेकेंडरी इंजरी दैट इज नोन एज द दैट स्टेनल लेजन। अब यहाँ पर ये अगर हो जाती है तो फिर जो है ये यूसीएल की रिकवरी जो है सर्जरी के बगैर पॉसिबल नहीं है। सर्जरी होगी और फिर वो ऑब्वियसली उसकी जो कंसिक्वेंसेस है ये और भी जो है ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए एक छोटी सी इंजरी जो है उसको अगर हम टाइम पर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसको नहीं दी जाए तो अब दैट में लीड टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूट रेस्ट पेन जो है एक्यूट रेस्ट इंजरीज में कौन से कॉमन कंडीशन होती हैं कौन से लिस्ट कॉमन होती हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि जितने भी ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं उनमें से डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर और स्किपाइड फ्रैक्चर जो है ये दोनों दे आर द कॉमन मोस्ट इंजरीज विच आर इन्वॉल्व इन द दैट रेस्ट पेन। इसी तरह जो है कुछ लिगामेंट्स स्प्रेन जो है ये भी हो सकते हैं स्पेसिफिकली स्केपुलोल्यूनेट लिगामेंट एंड द ल्यूनेटो ट्राइक्वेट्रल लिगामेंट। इन दोनों में फिर स्केपुलोल्यूनेट लिगामेंट जो है ये ज्यादा कॉमन होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किपाइड एंड ल्यूनेट एंड द ल्यूनेटो ट्राइक्वेट्रल जो है ये इसके साथ नेबर में होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ट्राइक्वेट्रम एंड द ल्यूनेट। इन दोनों लिगामेंट की स्प्रेन जो है ये भी कॉमन होता है और यूजुअली स्किपाइड फ्रैक्चर जब हो जाती है सो उसके साथ साथ एसोसिएटेड जो है इसकी पेलोनेट स्प्रेन भी हो जाती है और अगर यही स्किपाइलोनेट लिगामेंट स्प्रेन को टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो फिर दे विल लीड टू स्किपाइलोनेट डिसोसिएशन। अच्छा डिसोसिएशन जो है ये और स्प्रेन में क्या डिफरेंस है। स्प्रेन जो है ये सिर्फ उसमें टीयर हो जाती है चाहे ग्रेड 1 है 2 है 3 है कंप्लीट टीयर भी हो जाए तब भी हम इसको डिसोसिएशन जो है नहीं कह सकेंगे। इसके पहले न्यूनेट डिसोसिएशन को हम तब कहते हैं कि जब ग्रेड 3 इंजरी हो जाए इसके पहले न्यूनेट लिगामेंट की और स्केपाइड और ल्यूनेट जो है एक दूसरी से मोर देन 2 मिलीमीटर जो है 3 मिलीमीटर जो है ये सेपरेट हो जाए। So actually, dissociation word is used for that separation, that gap between the scipides and lunate. और स्किपाइड ल्यूनेट की इंजरी जो है अगर इसको और सिवियर केस में अगर चले जाए तो ये इतने एक दूसरे से दूर चले जाते हैं कि जो कैपिटेट बोन होता है उसके ऊपर ये आके ये रेडियस के साथ जो है एक जॉइंट बना लेता है। अगर हम यहाँ पे आगे जाएं इसमें देखिए दिस इज द कैपिटेट दिस इज द कैपिटेट दिस इज द ल्यूनेट एंड दिस इज द स्किपाइड और ये दोनों बोन्स बनाते हैं
रेडियस के साथ ज्वाइंट। तो इनके दरमियान एक लिगामेंट होती है, दैट इज नोन एज द स्केपुलोल्यूनेट लिगामेंट। ये ट्रैक्वेट्रम है और ल्यूनेट ट्रैक्वेट्रम के साथ बना लेता है, दैट इज द ल्यूनेटो ट्रैक्वेट्रल लिगामेंट। तो जब ये लिगामेंट की ग्रेड 3 रप्चर हो जाती है, सो दैट इज द स्प्रेन। हर केस में तकरीबन अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, सो आफ्टर 2 मंथ्स जो है देयर देयर इज चांसेस ऑफ द डिसोसिएशन। यानी ये जो डिसोसिएशन ये डायरेक्टली नहीं होता। इफ देयर इज ग्रेड 3 इंजरी और ग्रेड 3 इंजरी को बर वक्त ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं दी जाए, तो फिर क्या होगा, द स्किपाइड जो है ये डिसलोकेट होना शुरू हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, एंड द ल्यूनेट विल आल्सो डिसलोकेट और इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी। ये स्पेस इतना बढ़ जाता है कि ये जो कैपिटेट है ये इनके दरमियान आ जाती है, और दैट इज एक्चुअली नोन एज द कोलैप्स, द रिस्ट कोलैप्स इसको कहा जाता है। और फिर जो है ये बहुत सिवियर और डिलेड रिकवरी वाली इंजरी होती है, which is actually the severe form of this scapular injury जो है, this is the that collapse, wrist collapse होते हैं, कि जिसमें एक तो यहाँ पर ये रीजन जो है गैप ये खत्म हो जाती है। सेकेंडली द कैपिटेट जो है दैट इनविजिलेट बिटवीन दिस टू बोन, दैट इज द मोस्ट सिवियर। सो अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाए तो इनिशियली द सिंपल स्किपाइड इंजरी that may lead to the scapulohumeral sprain, and that simple scapulohumeral sprain जो है that may lead toward the scapulohumeral dissociation, and if that is not treated appropriately that may lead to the radius या the wrist collapse. सही। फ्रैक्चर of hook of hamate, this is the one of the rare condition which will lead to the anterior wrist pain। अदर एक जितनी भी रिस्ट इंजरीज होती है मोस्टली दे काज द पोस्टीरियर रिस्ट पेन। बहुत कम जो है इसमें ऐसे हैं जिसमें ये इंटीरियर रिस्ट पेन जो इंटीरियर डायरेक्ट है वो वी कैन से वेंट्रल साइड पे पेन होगा। उनमें से एक जो है ये हुक ऑफ द हेमेट है। दिस इज एक्चुअली इन द सेकंड रो में प्रेजेंट होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है हेमेट। दिस इज द हेमेट एंड दिस इज एक्चुअली उसके डिस्टल एंड पे दिस इज द हुक ऑफ द हेमेट। और इसकी फिर जो है ये फ्रैक्चर हो जाती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। Type 1 if it is being fractured at the base of this hook, type 2 if it is fractured at the mid of the hook, and type 3 if only the tip जो है इसकी में फ्रैक्चर हो जाती है। सो 3 टाइप्स होती हैं। टाइप इसमें बेस पे हो जाती है, मिड पे हो जाती है या टिप पे हो जाती है। इन ऑल दिस केसेस यहाँ पे इंटीरियर, चूंकि ये दिस इज द इंटीरियर रिप्रेजेंट होता है, इंटीरियर दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किपर द हेमेट, and that's why if the fracture is there in the hamate, so it will lead to the interior wrist pain. Triangular fibrocartilage complex tear, this is again the very rare condition, और ये ज्यादातर जो इंजरीज होती हैं ये रेडियल साइड पर होती हैं। ये जितनी भी हैं रेडियल फ्रैक्चर, स्केपाइड फ्रैक्चर, scapulohumeral ligament, iliac, all these are the injuries which are on the lateral side। मिडिल साइड में ये जितनी भी हैं स्पेसिफिकली दीज टू दे आर द अल्नर साइड इंजरीज। हुक जो है हेमेट ये भी प्रेजेंट होता है उस साइड पे। और फेमोरल कार्टिलेज स्पेसिफिकली ये एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है कि जो कार्पल बोन्स होते हैं और अल्ना इनके दरमियान स्पेस प्रेजेंट होती है। अल्ना इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड इनकी जो आर्टिकुलेशन है और कार्पल बोन के साथ डायरेक्ट नहीं होती। तो स्पेस को जो कंग्रुएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए उसके दरमियान डिस्क प्रेजेंट होती है, एंड दैट डिस्क इज एक्चुअली नोन एज द ट्रायंगुलर फेमोरल कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। और इसमें आगे जाके हम स्ट्रक्चर की ये इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, इसमें मल्टीपल लेगमेंट्स होते हैं, डिस्क होते हैं यहाँ पे। सो एक इसमें ऑलमोस्ट 6-7 स्ट्रक्चर्स दे कंबाइन टुगेदर एंड मेक द नेम ट्रायंगुलर फेमोरल कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट इंस्टेबिलिटी, अगेन दिस इफ इंजरी अगर हो जाती है सो मोस्टली ये रेडियस और जो कार्पल बोन स्पेसिफिक स्केपाइड इनके दरमियान इंजरी हो जाती है। बहुत कम केसेस में देयर इज इंजरीज बिटवीन द रेडियस एंड अल्नर जॉइंट। एज द अल्नर जॉइंट उसमें जो लिगामेंट्स होते हैं ये काफी स्ट्रांग भी होते हैं और प्लस उसमें डेंस लिगामेंट होते हैं।
शॉर्ट लेगमेंट होते हैं, इसकी वजह से जो है इसकी इंस्टेबिलिटी बहुत रेयर होती है। इसके पहले यूनिट डिसोसिएशन इसलिए रेयर है अगर इसकी जो प्राइमरी इंजरी होती है तो बहुत कम है, लेकिन चूंकि इनकी ट्रीटमेंट दी जाती है तो बहुत कम केसेस में जो है ये डिसोसिएशन हो जाती है। सो ये डिसोसिएशन जो है दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव consequences ऑफ द स्केपुलोनेट लिगामेंट स्प्रेन। तो यूजुअली ट्रीटमेंट अगर मिल जाती है तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ द स्केपुलोनेट डिसोसिएशन। इन तमाम केसेस में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो रेयर होते हैं बट यूजुअली दे आर ओवरलुक्ड ये, और इनमें से स्पेसिफिकली द ल्यूनेट की जो कंडीशन है। अच्छा, द ल्यूनेट की डिस्लोकेशन टू टाइप्स की होती है। वन इज नोन एज द सिंपल द इंटीरियर डिस्लोकेशन, द अदर इज द पेरिल्यूनेट डिस्लोकेशन। इनमें डिफरेंस ये है कि जो इंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ ल्यूनेट है इसमें ल्यूनेट सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्लोकेट हो जाती है विद द स्किपाइड से, जबकि पेरिल यूनिट में ये न सिर्फ स्किपाइड से दूर डिस्लोकेट हो जाता है बल्कि रेडियस से भी जो है, यानी इसमें पेरिल यूनिट, इसमें ट्राइक्वेट्रम, ये तमाम जो इसकी सराउंडिंग में है उन से उसकी इंस्टेबिलिटी हो जाती है विच इज वेरी सिवियर एंड वेरी रेयर। ये इंटीरियर डिस्लोकेशन जो है ये कॉमन है एज कम्पेयर टू द पेरिल यूनिट डिस्लोकेशन। सो यहाँ पे पेरिल यूनिट डिस्लोकेशन इसमें न सिर्फ ये कि कैपिटेट और ये स्किपैड इन्वॉल्व होते हैं, रेडिस इन्वॉल्व होती हैं, बल्कि सराउंडिंग तमाम कार्पल बोन्स में इसमें ये डिस्लोकेशन हो जाती है टुवर्ड्स द दैट ट्राइक्वेट्रम की तरफ। जबकि इंटीरियर डिस्लोकेशन में इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो स्किपाइड है उससे उनका कंसर्न होता है। बाकी जो है ये ट्रॉमेटिक अल्नर आर्टरी एन्यूरिज्म और थ्रोम्बोसिस जिसको हेमर सिंड्रोम कहा जाता है, these are sometimes present, these are the medical condition, and if they are present so they should be referred to the medical department. अगर हम एनाटमी की बात कर ले, सो रेस्ट एंड हैंड एनाटमी जो है ये बिकॉज मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, बोन्स दे आर स्मॉल, ligament they are small, the tendons and muscles they are small, that's why it's a very complex network of the muscles, ligament and bones. तो इसलिए इस इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज या डेली लाइफ जो एमएसके इंजरीज हैं इसको समझने के लिए सरफेस एनाटमी जो है ये बहुत जरूरी है। कि सपोज अगर एक जगह पे पेन आ रही है तो हमें पता होनी चाहिए एज ए थेरापिस्ट कि इसके नीचे कौन सी स्ट्रक्चर है और कौन सी स्ट्रक्चर इसकी रीजन हो सकती है। We have two rows, the proximal row and the distal row. Already you know that the proximal row is made of the lunate, tracheatum and fusiform along with the scaphoid, and the distal row जो है that is the trapezium, trapezoid, capitate and hamate. और ये important point है कि which carpal bone is actually act as a bridge for all the proximal and distal row. This is actually the scaphoid bone. अगर आप स्किपाइड को देखें तो स्किपाइड बोन नॉट ओनली कनेक्टेड विद these three bones which are the lunate, tracheatum and fusiform, बल्कि it is also connected with these bones which is the trapezium, the trapezoid and the capitate. So this is actually the bridging between these all these bones. That's why the scapular bone is very integral and very significant. Okay. सो डिस्टल रो जो है ये स्टेबल होती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, और जितनी भी लिगामेंट इंजरीज होती हैं वो भी अमूमन जो है अब बहुत कम होती है डिस्टल रो में। मेजॉरिटी ऑफ द स्प्रेन जो है, डिसलोकेशंस है, इंस्टेबिलिटी है, ये तमाम जो है दे आर प्रेजेंट मोस्टली इन द proximal row and particularly on the lateral side and the radial side. इसमें अगर फ्रैक्चर की बात की जाए तो स्किपाइड इज द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व, और अगर इंस्टेबिलिटी डिसलोकेशन की बात की जाए तो फिर ल्यूनेट जो है दिस इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। आगे हम इसकी डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि इसकी रोटेशनल जो है डिफरेंट टाइप से इसकी वो वेंट्रल रोटेशन, डॉर्सल रोटेशनल जो है इसके टाइप से, फिर इसकी इंस्टेबिलिटी की वहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। दिस इज एक्चुअली द नॉट में वी कैन सी देयर इज अ क्लियर गैप बिटवीन द अल्ना एंड द कार्पल बोन। सो इस स्पेस को एक्चुअली फिल करने के लिए देयर इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है नोन एज द फिब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स।
So this is the surface anatomy. Specifically, this is actually the posterior crease of the that we can say the wrist, and just this is actually the crease is the proximal row, and this is actually the top of the lunate. These are the extensor tendons. This is the end of the ulnar bone, which is actually the that corner, the middle side piece, ulnar styloid. You can see this is that रेडियल स्नब बक्स रेडियल स्नब बक्स इसलिए कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी जो है तो इसको कहा जाता है द अल्नर स्नब बक्स एंड दिस इज नोन एज द रेडियल स्नब बक्स रेडियल स्नब बक्स को एनाटॉमिकल स्नब बक्स भी कहा जाता है क्योंकि जो हाथ की पोजीशन आपको नजर आ रही है इफ अगर इसी तरह की पोजीशन हाथ में कि विन पूरे हाथ को इस तरह ओपन किया जाए तब जाके ये स्नैपबैक स्ट्रक्चर बन जाती है अदरवाइज अगर आप इसको ग्रिप कर ले की चीज को ग्रिप कर ले तो ये स्नैपबैक्स जो है ये गायब हो जाते हैं दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एनाटॉमिकल स्नैपबैक्स एक स्पेसिफिक पोजीशन में सिर्फ ये बन जाती हैं otherwise normally if we are working in the daily activities so we don't experience and we don't observe this snapbacks. These are the tendons of the thumb muscles. These are the transverse crease, which we can say the wrist crease. और एक्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट होती है द प्रॉक्सिमल रो डिस्टल रो जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है बिल्कुल यहाँ पर और ये जो है दिस इज एक्चुअली जिसे हमने कहा मिडिल साइड पे ट्रायंगुलर बोन हेमेड तो अगर इस जगह पर बिल्कुल क्रीज के ऊपर अगर मिडिल साइड पे पेन हो रही है सो दैट इज द पेसिफॉर्म बट विच इज एक्चुअली नॉट इन्वॉल्व इन सच पैथोलॉजी बिकॉज ऑलरेडी सेसमाइड बोन होती है ये अल्नर स्टेंडन के बिल्कुल अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर अगर जस्ट 1 सेंटीमीटर 1/2 इंच है या 1 सेंटीमीटर आप इससे क्रीज से आगे जाएं और यहाँ पर आप पाल्पेशन यानी थोड़ा सा पाल्पेट करिए और थोड़ा सा उसको प्रेशर दे दे और अगर पेन अगर मिल रही है पेन ज्यादा आ रही है so that indication of the hook of the hemat fracture this is actually the end of the distal row. This line is imaginary line, cardinal line known as the Kaplan line. और ये एग्जैक्टली जो है यहाँ से इस क्रीज से विच एक्चुअली द इनर साइड ऑफ द थंब से स्टार्ट होके बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द टू बोन्स जो है विच एक्चुअली द हेमेट जो है और इनकी बिल्कुल इसके ऊपर जो है यहाँ पे क्रॉस हो जाती है जहां पर ये दोनों लेगन नर्व्स जो है ये दे आर प्रेजेंट एंड दे आर कवरिंग एक कर्व ले लेते हैं द मोटर ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व एंड द डीप पाल्मर आर्च जो है तो ये एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट है अगर इस एरिया से अगर रिस्ट पेन है तो इस एरिया में होगा अदरवाइज इससे ऊपर अगर पेन है सो मोस्टली द रिस्ट इज नॉट इन मोस्ट इन्वॉल्व एंड सीम इट मे बी द जॉइंट मे बी हियर समवेयर in the hand not in the wrist. So that is actually a line known as the Kaplan cardinal line. These are the intrinsic muscles, all the muscles which are present in the interior palmar side पे 7 members है और इनमें से ऊपर की जो 4 muscles है these are known as the thenar muscles and the remaining 3 they are called as the hypothenar muscles. Legitiminemi these are the muscle of the pinky. ये 3 मसल जो हैं these बाज बुक्स में आपको 4 मसल मिलेंगे बाज में 3 है बट दोनों जो है लिटरेचर में प्रेजेंट है कि हाइपोथीनिया दे आर 3 इन नंबर 4 इन नंबर बट मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेचर जो है वो 4 बताते हैं तो यहाँ पर ये जो ऊपर की 4 मसल है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड पॉलिसिस फ्लेक्सर पॉलिसिस अपोनेंस एंड ये चारों की चारों जो हैं ये तम के मसल्स एंड दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द थीनार मसल्स दीज आर नोन एज द हाइपोथीनियर मसल्स. दीज आपने पट डब याद रखनी है पट डब से मुराद ये कि पाल्मर इंट्रोशेज जो है ये एडक्शन करते हैं और डी से मुराद के डॉर्सल इंट्रोशेज जो है ये एबडक्शन करते हैं इसी तरह जो है आपने एक लोफ जो है ये या फुल निमोनिक जो है याद रखनी है जिसका मतलब ये है कि जितने भी इंट्रिंसिक मसल्स हैं इन इंट्रिंसिक मसल में इन मसल के अलावा बाकी जितनी भी मसल्स है दे ऑल आर इनर्वेटेड बाय द अल्नर नर्व और ये मसल जो हैं ये FOAL they are just supplied by the medial nerve which include the opponent pollicis, the flexor pollicis brevis, the adductor pollicis brevis and the lateral two lumbricals यानी radial side पे जो total 4 lumbricals होते हैं so lateral 2 lumbricals जो हैं ये
और ये 3 मसल्स जो हैं, सो टोटल हो गए 5। ये 5 मसल जो हैं इंट्रिंसिक मसल, दे आर इनर्वेटेड बाय द मीडियन नर्व। बाकी हाथ में जितने भी इंट्राशाई है, जितने भी मीडियल लंबरिकल्स है, जितने भी हाइपोथिनार है, जितने भी वो मसल्स है, दे ऑल आर इनर्वेटेड बाय द अल्नर नर्व। सो ये तो आपने याद रख सकते हैं कि which muscles they are innervated by the median nerve. So these are the four lumbricals. These two are the lateral one. These two are the medial one. These two are supplied by the median nerve, while these two are supplied by the ulnar nerve. So ये जो है और बाकी ये 3 मसल जो हैं, जिसमें ये एब्डक्टर पॉलिसिस है, और जिसमें ये मेन मसल है जो फ्लेक्शन ऑफ द थंब काज करता है, नॉन एज द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड द एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ये मसल जो हैं दे आर द थिनार मसल्स, और ये हाइपोथिनार मसल्स आ रहे हैं। तो जितने भी हाइपोथिनार मसल्स हैं, इन ये टू है और साथ साथ इंट्रोशाई हैं, दीज ऑल आर इनर्वेटेड बाय द मीडियन नर्व। बाकी ये जो है, दीज आर द एक्सट्रिंसिक टेंडन्स, जो टेंडन्स है विच आर कमिंग फ्रॉम दैट मीडियल एपिकोंडाइल, और ये सारे के सारे यहाँ पर रिस्ट फ्लेक्सर्स होते हैं। जो एक्सटेंसर्स होते हैं, दे आर मोस्टली कमिंग फ्रॉम दैट लेटरल एपिकोंडाइल, और ये डिजिट की एक्सटेंशन कर लेते हैं। On both sides, either if it is the interior or posterior, we have a band, and the posterior side is known as the extensor retinaculum. यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर एक बैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द इंटीरियर रेटिनिकुलम। और ये रेटिनिकुलम एक्चुअली इन तमाम टेंडेंस को एक जगह पे ये रखने की ये होता है कि दीज ऑल आर देयर शुड रिमेन इन अ सिंगल प्लेस, जिसमें तकरीबन इंटीरियर अगर हम बात कर ले, सो 9 to 10 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 9 टेंडन्स होते हैं, और एक उसमें नर्व होती है, और एक आर्टरी और एक वेन। तो ये तमाम की तमाम जो हैं, दे आर बीइंग प्रेजेंट इनसाइड दैट वन रेटिनिकुलम नोन एज द इंटीरियर रेटिनिकुलम। हिस्ट्री की बात की जाए, सो सबसे पहले अगर पेशेंट आ जाए तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है ये बहुत जरूरी है। व्हाट डज इट मीन कि एक्चुअली आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब ये रिस्ट पेन आपको, तो एक्चुअली ये कब से है, और साथ साथ आप क्या कर रहे थे। ये कोई आप गिर गए थे, या स्पोर्ट्स खेल रहे थे, या फिसल गए थे, आपका हाथ किसी चीज से टकरा गया, या किसी ऊपर से कोई चीज गिर गई, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है जहां से पेन की स्टार्ट हो जाती है, सो ये जो है बहुत जरूरी है। मोस्ट केसेस में अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर लें, तो वहां पर जैसे ही हम गिर जाते हैं, तो गिरने के अमल में हमारे हाथ एक्सटेंशन हो जाते हैं एल्बो पे, और वहां पे रिस्ट एक्सटेंशन हो जाती हैं और हाथ जो है हम डायरेक्ट जमीन पर रख देते हैं। इसकी वजह से इसको कहा जाता है फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, जिसमें ये जो स्किपाइड एरिया है ये डायरेक्टली हिट कर जाता है, और यही एक उस वजह की वाई द स्किपाइड इंजरी एंड द रीडर साइड दे आर द कॉमन, की जब भी हम गिरते हैं, सो द रीडर साइड सबसे पहले जो है ये हिट कर जाती है जमीन को, और उसके बाद जो है ये लॉन्गिट्यूडनली जो है ये फोर्स आती है टुवर्ड्स द एल्बो एंड टुवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट। एल्बो इसमें इसलिए बाईपास होती है कि चूंकि एल्बो जो है ये स्ट्रेट होती है, और जब एल्बो स्ट्रेट हो जाती है तो ये लॉकिंग पोजीशन में चले जाती हैं, और ये एक वन यूनिट बन जाती हैं। तो वहां से डायरेक्ट फोर्स अगर ट्रांसफर हो रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो एक्सल लोडिंग है, तो एक्सल लोडिंग जो है ये रिस्ट जॉइंट से डायरेक्ट शोल्डर जॉइंट पे आएगी बाय पासिंग द एल्बो जॉइंट। और अगर इन केस यहाँ पे इफ देयर इज सम विल्गस और वेरस फोर्स एट द एल्बो, तो फिर यहाँ पे एल्बो की जो है इंजरीज हो सकती है, स्पेसिफिकली इफ द विल्गस फोर्स होती है, जहां पर ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। But if there is no valgus force at the elbow, then directly there may be the जो लेब्रल टीयर है, या वहां पे जो बाइसेप टेंडन टीयर हो सकती है, या जो वहां पे रिमेनिंग अदर लिगामेंट की स्प्रेन हो सकती है। बट मोस्टली जो है ये एल्बो जो है इसमें बाईपास होती है। बट अगेन अगर इसमें वेल्गस फोर्स आ जाती है, तो फिर फोर्स जो है ये एल्बो पे ही आके रुक जाती है, एंड देयर विल बी नो इंजरी एट द शोल्डर, एंड द इंजरी आफ्टर द रेस्ट देयर विल बी एट द एल्बो, जो मोस्ट कॉमनली एमसीएल इंजरी होती है। तो स्पोर्ट्स लाइक द स्नो बोर्डिंग एज वेल एज द रोलर जो ब्लेडिंग होती है, इसमें अक्सर गिरने की चांसेस ज्यादा होती हैं,
और दैट्स वाई जैसे गिर जाते हैं तो दोनों हाथ जो है ये जमीन पर लगते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट इंजरी जो है ये हो सकती है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच सेवन स्ट्रक्चर्स विच कलेक्टिवली कॉल्ड एज द फिब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें डिस्क भी इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज एक्चुअली द डिस्क, और ये बाकी जितनी भी हैं दीज ऑल आर द लिगामेंट्स। So all these ligaments and all these that's cartilage is actually the disc. This disc and cartilage and ligaments they are combined known as the fibrocartilage complex. हुकअप हेमेट जो है ये भी हो सकती हैं, अगर ऑलरेडी आप जानते हैं इसकी कि भाई हुकअप हेमेट जब कोई भी हैंडल हो, क्रिकेट की बैट हो सकती हैं और टेनिस के रैकेट हो सकती हैं या गोल्फ क्लब हो सकती हैं, जब वो हिट कर जाते हैं और वहां से इस जमीन को हिट कर जाता है तो उसमें बाउंसिंग फोर्स आ जाती है। उस बाउंसिंग फोर्स जो है यानी जो रिएक्शन फोर्स है, आप बैट को जमीन के साथ जैसे आप हिट कर जाते हैं और वहां से बैट जो है ये किस चीज से टकरा जाती है, तो उस टकराने की वजह से एक बाउंसिंग एक रिएक्शन फोर्स आ जाती है। उसकी वजह से दैट बाउंसिंग फोर्स विल एक्चुअली एक्ट अपॉन द हेमेट, और वहां से हुक अप द हेमेट की जो इंजरी है ये हो सकती है। सी सिमिलरली इसमें ड्यूरिंग दिस देयर में बी सम रोटेशन स्ट्रेस व्हिच में अगेन have some lesion in the triangular fibrocartilage complex. These slide is very important, and it will decide that actually if there is the interior wristband or posterior wristband. जिसे हमने स्टार्ट में कहा कि hook up the hamate fracture is the only, or we can say that among the rare condition which will lead to the ulnar wristband, which means the interior wristband. Majority of the conditions they will cause the dorsal wristband. All these are the traumatic cases जिसमें आप and plus specifically the Kienbock disease, it is again acute onset. Otherwise Kienbock disease जो है ये chronic भी हो सकती हैं. So skippite fracture, skippite infection syndrome. There is difference between the skippite infection syndrome. This is not just single the skippite is involved. When the skippite is being hit or when being butted with another bone and there is infection of scapite with the surrounding bone. So there may be not only pathology of the scapite but the surrounding as well. That in the entire situation is then known as the scapite infection syndrome. Inshallah, we will continue this slide in the news session. जहाँ पे हम एक एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, and after that we will start the examination in the next. If you have any question, you can write down and we will discuss in the next session. Thank you so much.